नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। दोस्तों, आज आप लोगों के समक्ष में एग्जाम बूस्टर्स सीरीज का दूसरा वीडियो लेकर प्रस्तुत हुआ हूं। इसकी एक वीडियो मैं पहले ही डाल चुका हूं। अगर आप लोगों ने इस वीडियो को नहीं देखा है तो आप लोगों से अनुरोध है कि उस वीडियो को ज़रूर देखें। इसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, वहाँ से जाकर के आप आसानी से देख सकते हैं। दोस्तों, आप लोगों से एक अनुरोध है कि अगर अभी तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर बेल बटन को ज़रूर दबाएं, ताकि मैं कोई भी वीडियो इस पर डालूं तो आप लोगों को इसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। और अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करना और शेयर करना ना भूलें। तो आइए, समय को बर्बाद किए बिना इस सेशन की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, कल मैंने आप लोगों को एक अभ्यास प्रश्न दिया था। मैंने बताया था आप लोगों को कि इसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है, और इसी वीडियो में मैंने ये भी बताया था कि इसका आंसर मैं आप लोगों को कल के वीडियो में दूंगा। तो दोस्तों, ये प्रश्न है कि हाल ही में किस संस्था ने कोविड-19 की एंटीबॉडी का पता लगाने वाली एलिसा नामक देश की पहली स्वदेशी किट विकसित की है। ऑप्शन है ICMR, CSIR, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी, पुणे, DRDO। दोस्तों, इसका आंसर होगा DRDO, अर्थात ऑप्शन डी। तो आइए आज के सेशन का पहला क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों, ये क्वेश्चन है कि हाल ही में GI टैग प्राप्त सोहराई खोबर पेंटिंग का संबंध किस राज्य से है। राजस्थान, तेलंगाना, झारखंड, बिहार। इसका आंसर होगा झारखंड। आइए इसके विश्लेषण को देखते हैं। हाल ही में कुछ उत्पादों को GI टैग दिए गए हैं। ये उत्पाद हैं झारखंड की सोहराई खोबर पेंटिंग और तेलंगाना का तेलिया रुमाल। सोहराई खोबर पेंटिंग दरअसल एक पारंपरिक रीति रिवाज से जुड़ी भित्ति कला है। भित्ति कला का मतलब होता है दोस्तों, दीवार पर की जाने वाली कलाकारी। फसल की कटाई और शादी के सीजन के दौरान स्थानीय आदिवासी महिलाएं इस तरह की पेंटिंग बनाती है। सोहराई खोबर पेंटिंग का प्रचलन मुख्य रूप से झारखंड के हजारीबाग जिले में होता है। आपको बता दें दोस्तों कि तेलिया रुमाल कॉटन लूम के उपयोग द्वारा बनाया जाता है। इस रुमाल को बनाने में लाल, काले और सफ़ेद रंगों का विशेष रूप से उपयोग किया जाता है। आइए दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न है, दूध और डेयरी उत्पादों में मेलामाइन की उपस्थिति का पता लगाने के लिए हाल ही में किस संस्थान ने एक डिवाइस विकसित की है। IISc बेंगलुरु, IIT मद्रास, DRDO, CSIR। दोस्तों, इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, IISc बेंगलुरु। आइए इसके विश्लेषण को देखते हैं। IISc बेंगलुरु के शोधकर्ताओं की एक टीम ने एक कम लागत वाली पोर्टेबल डिवाइस विकसित की है। इस डिवाइस का इस्तेमाल दूध में मेलामाइन की उपस्थिति का पता लगाने के लिए किया जा सकता है। मौजूदा वक्त में मेलामाइन की उपस्थिति का पता लगाने के लिए उपयोग की जाने वाली तकनीकें अधिक समय लेती है, और ये उपकरण आमतौर पर अधिक महंगे भी होते हैं। मेलामाइन दरअसल एक यौगिक है जिसका उपयोग दूध और डेयरी उत्पादों में मिलावट करने के लिए किया जाता है। दोस्तों, आपको बता दें कि मेलामाइन से गुर्दे से संबंधित बीमारियां हो सकती हैं और गुर्दा खराब भी हो सकता है। आपको बताते चलें कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा दुग्ध उत्पादक और उपभोक्ता देश भी है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, 2020 में निर्धारित फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप अब फरवरी-मार्च 2021 में आयोजित होगा। इस टूर्नामेंट के लिए मेजबान देश कौन सा होगा। न्यूजीलैंड, ब्राज़ील, भारत या फिर श्रीलंका। दोस्तों, इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, भारत। आइए इसके विश्लेषण को देखते हैं।
कोविड-19 के बढ़ते प्रकोप के चलते 2020 में होने वाले अधिकतर खेलों को फिलहाल स्थगित किया जा रहा है, जैसा कि आप लोग जानते हैं। इसी क्रम में 2020 में होने वाली फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप को भी स्थगित कर दिया गया है। यह टूर्नामेंट अब 2021 में 17 फरवरी से लेकर 7 मार्च तक के लिए आयोजित किया जाएगा। भारत इस टूर्नामेंट के लिए मेजबान देश होगा, अर्थात आंसर इसका भारत होगा, अर्थात ऑप्शन सी होगा। दोस्तों, आपको बता दें कि फीफा अंडर 20 महिला विश्व कप के लिए भी नई तारीखें की घोषणा कर दी गई है। अब इसका आयोजन 20 जनवरी से लेकर 6 फरवरी 2021 तक पनामा और कोस्टा रिका में होगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने FIR आपके द्वार योजना शुरू की है? दोस्तों, इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, मध्य प्रदेश। आपको बता दें कि FIR का फुल फॉर्म बहुत सारे लोगों को पता नहीं होता है, तो यहाँ मैं बताता हूँ आपको। इसका फुल फॉर्म होता है फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। चलिए इसके विश्लेषण को देखते हैं। हाल ही में मध्य प्रदेश के गृह और स्वास्थ्य मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने FIR फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट आपके द्वार योजना शुरू की है। इस तरह की योजना को लागू करने वाला मध्य प्रदेश देश का पहला राज्य भी बन गया है। इस योजना के जरिए लोगों को अब FIR दर्ज करने के लिए पुलिस स्टेशन जाने की ज़रूरत भी नहीं होगी, बल्कि पुलिसकर्मी घर जाकर रिपोर्ट दर्ज करेंगे। अपराध की सूचना डायल 100 पर देनी होगी। इसके अलावा नरोत्तम मिश्रा ने एम्बुलेंस, पुलिस और अग्निशमन सेवाओं की तत्काल उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए हेल्पलाइन नंबर भी शुरू किया है, जो है डायल 112। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में किस मंत्रालय ने चैंपियंस पोर्टल लॉन्च किया है? युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय, मानव संसाधन एवं विकास मंत्रालय, संस्कृति मंत्रालय, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय। दोस्तों, इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। आइए इसके विश्लेषण को देखते हैं। सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय ने चैंपियंस पोर्टल लॉन्च किया है। यह पोर्टल प्रौद्योगिकी आधारित एक प्रबंधन सूचना प्रणाली है। इसका मकसद स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेज क्षेत्र को राष्ट्रीय और वैश्विक स्तर पर सक्षम बनाने, गुणवत्ता हासिल करने और प्रशासनिक बाधाओं को दूर करने में मदद करना है। आधुनिक तकनीक के सामंजस्यपूर्ण अनुप्रयोगों के साथ छोटे उद्यमों को राष्ट्रीय और वैश्विक स्तर पर सक्षम बनाने के मूल लक्ष्य के अनुरूप ही इस पोर्टल को चैंपियंस का नाम दिया गया है। दोस्तों, आपको बता दें कि इस पोर्टल के जरिए MSME अर्थात स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेज क्षेत्र से जुड़ी सभी जानकारियां एक स्थान पर उपलब्ध होगी। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत में अरेबिका किस्म की कॉफ़ी की पैदावार की जाती है, जो कि शुरुआत में यमन से लाई गई थी। भारत के किस भाग में अरेबिका किस्म की कॉफ़ी की पैदावार अधिक होती है? उत्तरी भारत, दक्षिणी भारत, उत्तर पूर्वी भारत, उत्तर पश्चिमी भारत। दोस्तों, आपको बता दें इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, दक्षिण भारत। आइए इसके विश्लेषण को देखते हैं। भारतीय कॉफ़ी अपनी गुणवत्ता के लिए दुनिया भर में प्रसिद्ध है। भारत में अरेबिका किस्म की कॉफ़ी की पैदावार भी की जाती है, जिसे आरंभ में यमन से लाया गया था। यमन एक अफ्रीकी कंट्री है। दुनिया भर में इस किस्म की कॉफ़ी की अधिक मांग है। इसकी खेती की शुरुआत बाबा वुदान की पहाड़ियों में शुरू हुई थी। आज भी इसकी खेती नीलगिरी की पहाड़ियों के आसपास दक्षिण भारत के राज्यों मसलन कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु में की जाती है। अगला प्रश्न देखते हैं। किस प्रकार की मिट्टी कपास के उत्पादन के लिए उपयुक्त मानी जाती है? काली मिट्टी, बलुआई मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, लेटेराइट मिट्टी। दोस्तों, आप लोगों को बता दें कि इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, काली मिट्टी। इसके अलावा
आप लोगों को यह भी पता होना चाहिए कि काली मिट्टी को हम रेगूर मिट्टी के नाम से भी जानते हैं। आइए इसके विश्लेषण को देखते हैं। भारत को कपास के पौधों का मूल स्थान माना जाता है। सूती कपड़ा उद्योग में कपास का उपयोग एक अहम कच्चे माल के रूप में किया जाता है। कपास उत्पादन में भारत का दुनिया में तीसरा स्थान है। भारत में महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश कपास के प्रमुख उत्पादक राज्य हैं। आपको बता दें कि दक्कन पठार के शुष्क इलाकों में काली मिट्टी कपास उत्पादन के लिए उपयुक्त मानी जाती है। इसके अलावा इस फसल को उगाने के लिए उच्च तापमान, हल्की बारिश या सिंचाई के साथ साथ पाला रहित दिन और खिली धूप की ज़रूरत होती है। कपास दरअसल खरीफ की फसल होती है। इससे पककर तैयार होने में 6 से 8 महीने का समय लगता है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किसे सुनहरा रेशा कहा जाता है? कहीं कहीं दोस्तों इसे गोल्डन रेशा भी लिख दिया जाता है। तो गोल्डन इंग्लिश वर्ड है, इसका हिंदी होता है सुनहरा, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। ऑप्शन है कॉफ़ी, कपास, जूट, प्राकृतिक रेशम। दोस्तों आपको बता दें इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। जूट इसका सही आंसर है। आइए इसके विश्लेषण को देखते हैं। जूट को सुनहरा रेशा कहा जाता है। जूट रेशेदार फसलों का एक उदाहरण है। जूट की फसल बाढ़ के मैदानों में जल निकास वाली उर्वरक मिट्टी में उगाई जाती है, जहां हर साल बाढ़ के जरिए लाई गई नई मिट्टी जमा होती रहती है। इसे नई मिट्टी को खादर के नाम से जाना जाता है। जूट का उपयोग बोरियां, चटाई, रस्सी, तंतु, धागे, गलीचे इत्यादि बनाने में किया जाता है। भारत में पश्चिम बंगाल, बिहार, असम, ओडिशा और मेघालय जूट के प्रमुख उत्पादक राज्य हैं। आइए आज का 9वां प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है चाय की खेती रोपण कृषि का एक उदाहरण है। दूसरा है रबर ध्रुवीय क्षेत्र की फसल है। उपर्युक्त में से कौन सा या से कथन सही है या है? दोस्तों आपको बता दें कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, क्योंकि केवल एक कथन चाय की खेती रोपण कृषि का एक उदाहरण है सही है। रबर ध्रुवीय क्षेत्र की फसल नहीं है, बल्कि ये भूमध्य रेखीय प्रदेश क्षेत्र की फसल है। आइए इनके विश्लेषण को देखते हैं। चाय की खेती रोपण कृषि का एक उदाहरण है, अर्थात ऑप्शन 1 सही है। चाय का पौधा उगाने के लिए अनुकूल भौगोलिक परिस्थितियां हैं। उष्ण और उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु, ह्यूमस युक्त मिट्टी, सुगम जल निकास और ढलान वाले क्षेत्र, अर्थात पहाड़ी इलाके में जनरली इनकी खेती देखने को मिलती है। बात करें रबर की तो यह भूमध्य रेखीय क्षेत्र की फसल है, ना कि दोस्तों ध्रुवीय क्षेत्र की। लेकिन विशेष परिस्थिति में इसे उष्ण और उपोष्ण क्षेत्रों में भी उगाया जाता है। कच्चे माल के तौर पर इसका इस्तेमाल उद्योगों में किया जाता है। भारत में यह केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, अंडमान निकोबार द्वीप समूह और गारो पहाड़ियों में मुख्य रूप से उगाया जाता है। आइए आज के सेशन का 10वां और अंतिम प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? नहीं है को दोस्तों ध्यान में रखना है। पहला है रबी की फसलों को शीत ऋतु में बोया जाता है और ग्रीष्म ऋतु में काटा जाता है। बिल्कुल सही है। देश के विभिन्न हिस्सों में मानसून के आगमन के साथ खरीफ फसल की फसलें बोई जाती है। ये भी सही है। ऑप्शन सी है रबी और खरीफ फसल ऋतुओं के बीच जायद फसल बोई जाती है। दोस्तों आपको बता दें कि ये भी ऑप्शन सही है, अर्थात ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि वो सही नहीं होगा। इसमें है चावल, मक्का, ज्वार, कपास इत्यादि जायद की फसलें हैं। दोस्तों चावल, मक्का, ज्वार, कपास ये जायद नहीं बल्कि खरीफ फसल के तहत आता है, तो इसका उत्तर हो जाएगा डी। आइए इसके विश्लेषण को देखते हैं। भारत में मुख्यतः 3 तरह की फसलें उगाई जाती है, रबी, खरीफ और जायद। रबी की फसलों को शीत ऋतु में अक्टूबर से दिसंबर के बीच बोया जाता है और ग्रीष्म ऋतु में अप्रैल से जून के बीच इनकी कटाई कर ली जाती है।
गेहूं, जौ, मटर, चना और सरसों मुख्य रूप से रबी फसलें होती है। खरीफ की फसलें देश के विभिन्न हिस्सों में मानसून के आगमन के साथ बोई जाती है और सितंबर-अक्टूबर में काट ली जाती है। अब जहाँ तक चावल, मक्का, ज्वार, बाजरा, तूर यानी अरहर, मूंग, उड़द, कपास, जूट, मूंगफली और सोयाबीन की बात है तो ये प्रमुख खरीफ फसलें हैं, ना कि जायद फसलें। अब जहाँ तक जायद फसलें की बात है तो रबी और खरीफ फसल ऋतुओं के बीच ग्रीष्म ऋतु में बोई जाने वाली फसल को जायद फसल कहा जाता है। इसके उदाहरण है तरबूज, खरबूज, खीरा और सब्जियां इत्यादि। तो दोस्तों ये था आज का 10 प्रश्न। आइए आज का अभ्यास प्रश्न देखते हैं जिनका उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में देना ना भूलें। तो ये प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने कोविड मैट नामक एक डिसइंफेक्टिंग फ्लोर माइक लॉन्च करने की बात कही है? इसका उत्तर क्या होगा ये आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है और इसका आंसर और कुछ अन्य नए प्रश्नों के साथ मैं फिर से कल आप लोगों के समक्ष उपस्थित होऊंगा। तब तक अच्छे रहिए, खुश रहिए और पढ़ते रहिए। धन्यवाद।